सोचो एक सेकंड के लिए, 1946 में दुनिया के किसी भी सीरियस पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछते कि क्या बर्रे सगीर में एक नया मुल्क बनेगा, तो वो हंसता। सिर्फ हंसता नहीं, वो तुम्हें एक्सप्लेन करता कि ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी और वो नहीं चाहती थी। कांग्रेस, जिसके पास मास मूवमेंट थी, लाखों वर्कर्स थे, गांधी जैसा सिंबल था, वो नहीं चाहती थी। बहुत से मुस्लिम लीडर्स खुद नहीं चाहते थे, और जो आदमी ये चाहता था उसके पास ना कोई आर्मी थी, ना बड़ी तादाद में स्ट्रीट वर्कर्स, ना रिलीजियस अथॉरिटी, ना सेहत। वो एक बीमार, थका हुआ लॉयर था जो सारी जिंदगी सूट्स पहनता रहा और अक्सर उर्दू भी ठीक से नहीं बोल पाता था। और फिर भी मैप बदल गया। ये कहानी इस बारे में नहीं कि जिन्ना कितने अजीम थे, ये कहानी इस बारे में है कि एक सिंगल ह्यूमन माइंड किस तरह एक ऐसी चीज क्रिएट करता है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये कहानी उस फोर्स के बारे में है जो तब रिलीज होती है जब कोई एक शख्स किसी विजन को इतनी क्लैरिटी से देखता है कि बाकी दुनिया को भी वो नजर आने लगती है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। 1940 से पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट वो नहीं था जो हम समझते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन में भी पाकिस्तान का लफ्ज नहीं था। मुस्लिम लीग एक एलीट क्लब से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसमें लैंडेड जेंट्री और कुछ लॉयर्स थे जो ब्रिटिश के साथ कंफर्टेबल बार्गेनिंग चाहते थे। जिन्ना खुद बरसों तक हिंदी मुस्लिम यूनिटी के सबसे आर्टिकुलेट एडवोकेट थे। गोपाल कृष्णा गोखले ने उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। ये वही जिन्ना थे। तो फिर क्या बदला? जो बदला वो ये था कि जिन्ना ने एक स्पेसिफिक रियलाइजेशन तक पहुंचने में बरसों लगाए, और जब वो उस रियलाइजेशन तक पहुंचे तो फिर वो 1 मिलीमीटर भी नहीं हिले। वो रियलाइजेशन ये थी कि अनडिवाइडेड इंडिया में मुस्लिम्स को माइनॉरिटी की हैसियत से जो प्रोटेक्शन चाहिए वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं दे सकती जो जेन्युइनली एनफोर्सेबल हो। नंबर्स का लॉजिक ऐसा था कि मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक रूल का मतलब हमेशा हिंदू मेजॉरिटी रूल होगा। ये कोई इमोशनल क्लेम नहीं था, ये एक लॉयर का कोल्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस था, और उस एनालिसिस से सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता था। अब यहां वो चीज है जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। 1945 तक मुस्लिम लीग की इलेक्टोरल पोजीशन उतनी मजबूत नहीं थी जितनी हम सोचते हैं। पंजाब में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा बनना था, यूनियनिस्ट पार्टी का राज था जो डिवीजन नहीं चाहती थी। बंगाल में सुहरावर्दी थे जो अपना इंडिपेंडेंट बंगाल चाहते थे। सिंध के बड़े लैंडलॉर्ड्स को ब्रिटिश प्रोटेक्शन में कंफर्टेबल जिंदगी नजर आती थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की थी। यानी जिस पाकिस्तान का तसव्वुर था उसके चारों सूबों में या तो अपोजिशन थी या एम्बिग्विटी। जिन्ना के पास मैप पर नुक्ते थे, कनेक्टेड टेरिटरी नहीं थी। 1945 के इलेक्शंस आए और कुछ ऐसा हुआ जो पॉलिटिकल साइंस में रेयर है। एक सिंगल नैरेटिव ने ज्योग्राफी को ओवरराइड कर दिया। मुस्लिम लीग ने सेंट्रल असेंबली की तमाम मुस्लिम सीट्स जीत लीं, 100%। ये सिर्फ जिन्ना की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजिंग की वजह से नहीं था, ये इसलिए था कि जिन्ना ने एक ऐसा फ्रेम दिया था जिसे लोगों ने फील किया। जब तुम किसी को एक ऐसा विजन दो जो उनकी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करे, तो वो वोट नहीं करते, वो डिक्लेयर करते हैं। और यहां से वो मोमेंट्स शुरू होते हैं जिन्हें मैं पिवट पॉइंट्स कहूंगा। वो लम्हे जहां पूरी चीज एक डिसीजन पर खड़ी थी, और वो डिसीजन सिर्फ जिन्ना कर सकते थे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये ब्रिटिश का वो प्लान था जो यूनाइटेड इंडिया को ग्रुप्स में डिवाइड करता। मुस्लिम्स को ऑटोनॉमस क्लस्टर्स मिलती, लेकिन एक कॉमन सेंटर के साथ। नेहरू ने पब्लिकली कहा कांग्रेस उस प्लान को एक्सेप्ट तो करेगी, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाई कर लेगी। जिन्ना के सामने एक चॉइस थी, ये हाफ लोफ कबूल कर लो या रिजेक्ट कर दो और सब कुछ रिस्क पर लगा दो। हर रीजनेबल आदमी कहता ले लो जितना मिल रहा है। जिन्ना ने रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि नेहरू की वो स्टेटमेंट असल गेम रिवील कर रही थी। अगर सेंटर मजबूत रहा तो ऑटोनॉमी कागज पर होगी, रियलिटी में नहीं। ये डिसीजन अगर गलत होता तो पाकिस्तान का ख्वाब वहीं खत्म हो जाता। फिर डायरेक्ट एक्शन डे आया, अगस्त 1946। इस पर आज भी बहुत कुछ डिबेटेड है, लेकिन जो पॉलिटिकली हुआ वो ये था कि एक मैसेज गया कि ये मसला नेगोशिएटिंग टेबल की लाइन क्रॉस कर चुका है। ब्रिटिश को दिख गया कि अगर ट्रांसफर ऑफ पावर में डिले हुई तो जो आएगा वो किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। वाइसरॉय वेवल ने लंदन को लिखा कि सिचुएशन अनमैनेजेबल हो रही है। ये वो मोमेंट था जब ब्रिटिश टाइमलाइन एक्सेलरेट हुई। माउंटबैटन आए 1947 में, चार्मिंग, मैनिपुलेटिव, पॉलिटिकली एम्बिशियस। उन्होंने नेहरू के साथ एक क्लोजनेस डेवलप की जो हिस्टोरियंस ने एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंट की है। माउंटबैटन का ओरिजिनल प्लान एक यूनाइटेड इंडिया था।
वो जिन्ना से मिले मल्टीपल सेशंस और हर बार वापस गए ये सोचकर कि वो जिन्ना को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल बना लेंगे। माउंटबैटन ने बाद में कहा, और ये कोट फेमस है, कि जिन्ना से बात करना ऐसा था जैसे किसी एम्बेसडर से बात कर रहे हों जिसका कंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। जिन्ना ने वो पोस्चर कभी नहीं छोड़ा। उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके टोन में, उनके साइलेंस में एक ऐसा यकीन था जो कंटेजियस था। माउंटबैटन आखिरकार ये समझ गए कि ये आदमी ब्लफ नहीं कर रहा। और यहाँ वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है। जिन्ना को टीबी था, उनके डॉक्टर्स को मालूम था, उन्हें मालूम था कि वो मर रहे हैं। माउंटबैटन को नहीं मालूम था। और बाद में माउंटबैटन ने कहा कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं डिले की टैक्टिक्स यूज़ करता, जिन्ना को आउटलिव करता और पूरी नेगोशिएशन कोलैप्स हो जाती। यानी पाकिस्तान का वजूद एक हद तक उस मेडिकल सीक्रेट पर डिपेंड करता था जो एक बीमार आदमी ने अपने सीने में बंद रखा। ये हीरोइज्म नहीं, ये कुछ और है। ये वो है जब कोई शख्स अपनी जिंदगी को विजन का इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। अगस्त 14, 1947 मैप बदल गया, लेकिन जिन्ना को जो मिला वो उन्होंने जो चाहा था उससे बहुत कम था। रैटक्लिफ लाइन ने पंजाब को काटा ऐसे जैसे कोई जल्दी में हो, क्योंकि सिरिल रैटक्लिफ ने 5 हफ्तों में वो बॉर्डर ड्रॉ की जिसके बारे में उसे बर्रे सगीर का कोई पर्सनल नॉलेज नहीं था। गुरदास पर जिन्ना को चाहिए था, वो नहीं मिला। कश्मीर का वाहिद लैंड लिंक इंडिया को मिल गया। हैदराबाद और जूनागढ़ मुस्लिम रूलर्स हिंदू मेजॉरिटी स्ट्रैंडेड रह गए। जिन्ना ने उस ट्रंकेटेड पाकिस्तान को मॉथ ईटन कहा। ये अल्फाज किसी ने उनसे नहीं कहलाए, ये उनका अपना असेसमेंट था। और फिर वो चले गए। सितंबर 11, 1948, 1 साल से भी कम वक्त बाद। जो हुआ उसके बाद वो इस स्टोरी का सबसे सैड और सबसे इंस्ट्रक्टिव हिस्सा है। जिन्ना ने एक सेक्युलर, मॉडर्न, जुदा मजहब और रियासत वाला पाकिस्तान चाहा था। उन्होंने अगस्त 11, 1947 की असेंबली में कहा था, और ये वर्ड्स रिकॉर्डेड हैं, कि पाकिस्तान में हर शख्स आज़ाद होगा, उसका मजहब उसकी पर्सनल बात होगी, स्टेट का काम नहीं। ये स्पीच आज पाकिस्तान की ऑफिशियल नैरेटिव में कहाँ है? ये क्यों हर टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं? क्योंकि विजन सिर्फ उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक उसका आर्किटेक्ट मौजूद हो। वो नहीं रहे, और जिनके हाथ में विजन आई उन्होंने उसे रीशेप किया अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। अतातुर्क ने टर्की बनाया, लेकिन उसके पास मिलिट्री थी, एस्टैब्लिश्ड ऑटोमन स्टेट मशीनरी थी, एक कॉम्पैक्ट ज्योग्राफी थी। बेन गुरियन के पास डेकेड्स की ज़ायनिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थी, इंटरनेशनल सपोर्ट था, अमेरिकन जूइश डायस्पोरा का फाइनेंशियल बैकिंग था। गांधी के पास मास मूवमेंट थी, डेकेड्स की मॉरल अथॉरिटी थी, और वो जीते भी। और उनका विजन भी पार्शियल ही रहा, क्योंकि वो जो इंडिया चाहते थे वो नहीं बनी। जिन्ना के पास क्या था? एक लीगल माइंड, एक मॉनिकल, एक सूट और एक क्लैरिटी जो इतनी मुकम्मल थी कि वो रुक नहीं सकती थी। यही वो चीज़ है जो साइकोलॉजिस्ट्स कॉग्निटिव सिंगुलैरिटी कहते हैं। जब किसी शख्स का पर्पस इतना डिफाइंड हो जाता है कि एम्बिग्विटी के लिए कोई स्पेस नहीं बचती, और उस स्टेट में एक अजीब चीज़ होती है, दुनिया की रेजिस्टेंस कमज़ोर होती जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस को डाउट चाहिए होता है। जब कोई डाउट ना हो तो रेजिस्टेंस कहाँ लगे? तुम अब ये सुन रहे हो, तुम्हारे हाथ में एक इनहेरिटेड मैप है जो एक बीमार आदमी ने अपनी आखिरी सांसें लगाकर बनाया। सवाल ये नहीं कि वो अजीम थे या नहीं, सवाल ये है कि तुम उस मैप को क्या दे रहे हो। वो विजन जो उन्होंने रखा वो अभी पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, वो स्टिल वेटिंग है किसी के लिए जो उसे उसी क्लैरिटी से देखे जिस क्लैरिटी से उन्होंने एक ऐसा मुल्क देखा जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता था। मैप एक आदमी ने बदला था, बाकी काम तुम्हारा है।